तो हम इसकी लाइफ को देखेंगे अर्नेस्ट हेमिंगवे की। लेट मी स्टार्ट। अर्नेस्ट हेमिंगवे जो हैं ये अमेरिका के अंदर पैदा हुए और 1898 में ये पैदा हुए और 1961 में इनकी डेथ हुई है। सो लेट्स टॉक अबाउट हिज लाइफ। अगर आप इसकी ज़िंदगी को देखें तो देखते हैं कि इसने क्या क्या देखा हुआ है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसका पीरियड मैं अक्सर बताता रहता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो है 1914 से 1918। मोस्टली जो राइटर्स हैं जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई है तो कहते हैं कि उसके बाद मोस्टली लोग कुछ साइकोलॉजिकली डिजीज़ में चले गए थे, साइकोलॉजिकली वो इल हो गए थे, उन्हें पता नहीं चलता था क्या करना है। तो अभी इसने आज एक जैसे इसमें नावल एक लिखा है सन आल्सो राइजेस। वो फर्स्ट वर्ल्ड वार वन जब हुई है तो उसके बाद उसके साथ मिसहैप होता है। एक जैक बर्नस नामी एक बंदा है, उसके साथ मिसहैप होता है कि वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि वो क्या करे। अब उसकी लाइफ मीनिंगलेस हो जाती है। तो अजीबोगरीब किस्म की वो फिर हरकत करते हैं करैक्टर्स, तो उनको मतलब उनकी लाइफ को दिखाया, मीनिंगलेस लाइफ को दिखाया गया है। वो एक ट्रांजिशनल लाइफ को दिखाया गया है, एक जनरेशन लॉस जनरेशन को दिखाया गया है। तो इसको आपने ज़रूर नोट करना है। ये 1914 से 1918 तक का जो पीरियड है इसको कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार। उसके बाद हमारे राइटर ने दूसरी जंग अजीम जो है सेकंड वर्ल्ड वार भी इसने देखी है। वो स्टार्ट हुई थी 1939 से 1945 तक। तो इसके अंदर ही आ रही है वो। तो बोथ द वार्स ही हैज़ सीन एंड दिस पर्सन ही वन ऑफ वेरी प्रोमिनेंट कोट बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड बट कैन नेवर एवर बी डिफीटेड। कहता है इंसान को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लेकिन उसे डिफीट नहीं कर सकते। तो इसके जो करैक्टर्स हैं, जो प्रोटैगनिस्ट हैं, वो भी हमें ऐसे ही नज़र आते हैं कि वो किस्मत के साथ लड़ रहे हैं और वो जंग करते हैं, फाइट करते हैं और लास्ट मोमेंट तक लड़ते रहते हैं। जैसे फ्रेडरिक हेनरी है वो लड़ता है, रॉबर्ट जॉर्डन जो है वो लड़ता है। ये दो इसके, रॉबर्ट जॉर्डन और दूसरा कौन सा इसका, हेनरी फ्रेडरिक जो है। यानी फार होम द बेल टॉल के अंदर ये होता है रॉबर्ट जॉर्डन, और हेनरी फ्रेडरिक किस में होता है, इसमें फेयरवेल टू आर्म्स के अंदर हेनरी फ्रेडरिक। आप अगर इसके नावल को पढ़ेंगे तो पहली तो बात है आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हेनरी फ्रेडरिक किसका है और रॉबर्ट जॉर्डन जो है वो किसका प्रोटैगनिस्ट है। तो एक ये यूएस के कोर्स में है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के कोर्स में, और दूसरा नावल किसके कोर्स में, पंजाब यूनिवर्सिटी के। तो अगर वो यही आपसे पूछ लें कि हमें बताएं कि ये रॉबर्ट जॉर्डन जो हेमिंगवे का हीरो है वो किस नावल का प्रोटैगनिस्ट है, तो अब हेनरी फील्डिंग वो फ्रेडरिक हेनरी का पूछ लें तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, बंदा बताए किसका। दोनों के जो प्लॉट हैं वो मिलते जुलते हैं, मतलब इतने मिलते जुलते नहीं, दोनों वार से रिलेटेड है। यानी बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, उनके वार चल रही है, लेकिन दोनों में डिफरेंट वार चल रही है। एक में वर्ल्ड वार वन चल रही है, ठीक है, उसमें क्या ऑस्ट्रिया और जर्मनी की जो फोर्सेस हैं वो इटली से लड़ रही हैं, और एक में क्या चल रहा है, यानी होम द वो सिविल वार, स्पेनिश सिविल वार चल रही है, स्पेनिश सिविल वार। अब उसमें भी जर्मनी जो है वो, और ऑस्ट्रिया जर्मनी जो है वो सपोर्ट कर रहा है किसको, स्पेनिश के एक ग्रोह को। जो स्पेनिश सिविल वार है उसके अंदर दो फिर एक होते हैं रिपब्लिकन और एक होते हैं फाशिस्ट और रिपब्लिकन जो है वो दोनों मतलब दो, एक नेशनलिस्ट ग्रुप है और दूसरा जो है वो रिपब्लिकन है। और उसमें भी डिफरेंट जो, जैसे रशिया है, जैसे यूरोप है, जैसे अमेरिका है, वो उनको सपोर्ट करते हैं जो रिपब्लिकन होते हैं। दूसरी साइड पे सपोर्ट किन की हो रही है, वो जो नेशनलिस्ट हैं, जो कि फाशिस्ट हैं, जो कहते हैं कि बस रूल किसका रहे, किंग का रहे। तो अब दूसरी साइड्स पे अब दोनों, ये स्पेनिश सिविल वार जो है वो अक्सर पूछ लेते हैं, स्पेनिश सिविल वार का टाइम बताएं, वो आपसे पूछ लेते हैं कि अब ये जो फोर्सेस लड़ रही थी वो किसके दरमियान फाइट चल रही थी, और उसमें अमेरिका जो था वो किस साइड पे, अमेरिकन जो थे डेफिनेटली वो किसके साथ दे रहे थे, रिपब्लिकन का साथ दे रहे थे।
सो लेट्स सी, अर्नेस्ट हेमिंगवे 1898 में पैदा हुआ, 1961 में इसकी डेथ हुई। अर्नेस्ट हेमिंगवे जो है ही सर्व्ड इन द वर्ल्ड वॉर वन, इसने वर्ल्ड वॉर वन में सर्व किया है। और साथ इसने क्या किया है, जर्नलिज्म में भी इसने वर्कड इन जर्नलिज्म, पब्लिश हिज स्टोरी कलेक्शंस, इसने स्टोरी कलेक्शन, इसने क्या, ये नॉवलिस्ट था, ठीक है, जर्नलिस्ट था, और क्या था, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी था, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी इसकी मौजूद हैं। यानी ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी था और उसके बाद जर्नलिस्ट भी था और नावलिस्ट भी था, और इसने लिखा है फॉर होम द बेल टॉल्स। और इसकी लाइफ में भी नर्स आती हैं काफ़ी, जो वुमेन्स हैं, वुमेनाइज़र भी था ये भी। तो ये अपनी वुमेनाइज़र मतलब ही इज़ इंटरेस्टेड इन वेमेंस, नॉट वन वेमेन, lot of women's, so whoever coming in his life, he is just welcome, and after that he spend a quality of time and leave। और इस तरह बहुत सारी फीमेल्स इसकी लाइफ में आती हैं। तो इसके प्रोटैगनिस्ट भी आप देखेंगे कि उसकी लाइफ में भी बहुत सारी फीमेल्स आती हैं, और वो एक नर्स को इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाता है। मतलब एक नर्स जो है वो लाइफ में आती है, उसके बाद वो नर्स जो है वो हेमिंगवे की अपनी लाइफ में भी इसी तरह आई थी। यानी इसकी अपनी लाइफ, मतलब आप अगर हेमिंगवे की लाइफ को देखें और साथ ही इसके प्रोटैगनिस्ट की लाइफ को अगर हम देखते हैं, तो वो दोनों की लाइफ भी मिलती जुलती लगती है, क्योंकि ये इसने खुद भी सर्व किया है बतौर एज अ वॉलंटियर, इसने वर्क किया है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही थी तो ये क्या सर्व कर रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसने सर्व किया बतौर एम्बुलेंस ड्राइवर। तो एम्बुलेंस ड्राइवर, वॉलंटियर एम्बुलेंस ड्राइवर इसने वर्क किया, तो इसका जो वर्कर है, जो इसका प्रोटैगनिस्ट है, वो भी सर्व करता है। तो मतलब वो अपनी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपनी लाइफ से डालता है अपने नावल के अंदर, उसने खुद भी ये चीज़ें देखी हैं। तो ओल्ड मैन एंड सी, ये ओल्ड मैन एंड सी जो है इसका बड़ा ज़बरदस्त नावल, ये नवेला है, शॉर्ट, यानी जो नावल से छोटा होता है उसे कहते हैं नोवेला। इसका शॉर्ट नोवेला है, और इसको इसने एक तो पुलिट्ज़र अवार्ड जीता है 1951 में, और 1954 में हेमिंगवे वॉन्स अ नोबल प्राइज़, और इसने 1954 में नोबल प्राइज़ भी जीता है। मतलब जो इसका सबसे बेस्ट वर्क है वो है द ओल्ड मैन एंड सी, और इसी की वजह से इसने पुलिट्ज़र अवार्ड भी जीता 1953 में, और उसके बाद 1954 में इसको हेमिंगवे को नोबल प्राइज़ भी मिला है। He was not long before publishing remarkables and completely individual short story। ये बड़ी इंडिविजुअल सी शॉर्ट स्टोरी लिखता था। हेमिंगवे फर्स्ट बुक 3 stories and 10 poems 1923 में इसने लिखी हैं। शॉर्ट स्टोरी लिखता था, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी इसने लिखी हैं, और इन आवर टाइम्स इसने 1924 में लिखा है, वर पब्लिश इन पेरिस, और इसने पेरिस में इसको पब्लिश करवाया। द टोरेंट्स ऑफ द स्प्रिंग अपीयर्ड इन 1926 एंड ही लेफ्ट पेरिस एंड ही पब्लिश्ड पावरफुल नावल द सन आल्सो राइजेस। अब सन आल्सो राइजेस के अंदर ये कुछ पेरिस की सेटिंग दिखाता है, कुछ स्पेनिश जो है साइटिंग दिखाता है, स्पेनिश जहाँ पे ये बुल फाइटिंग होती है वहाँ ले चलता है हमें, क्योंकि इसके अपने भी शौक़ इस तरह के थे कि उसके फादर ने, कुछ मैं पॉइंट लिखवाता हूँ आपको पता चल जाएगा। ये इलाका है अमेरिका के अंदर एलिनीज, लिख लें ILLIONIS, एलिनीस। एलिनीस जो इलाका है ये ILLINOIS, एलिनीज। एलिनीज एक इलाका है अमेरिका के अंदर, यहाँ ये पैदा हुआ है हेमिंगवे 1898 को, ठीक है। डेथ हुई है 1961 में हेमिंगवे की। उसके बाद इसके पेरेंट्स जो थे वो इसे हंटिंग, मतलब जब फादर को शौक हो तो वो अपने बच्चों को भी वो चीज़ें करवाते हैं, फिशिंग, और उसके बाद ट्रिप्स,
टूर और इस तरह की चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व रखते हैं। इसका फादर जो था वो भी बड़ा इंटरेस्टेड था ऐसी चीज़ों में, और उसने इसको भी इन्वॉल्व रखा, किस में, फिशिंग में और हंटिंग में, ट्रिप में और टूर्स में, और यहाँ से वहाँ जाना, घूमना भी। और अमेरिका वैसे ही बहुत बड़ा है, यूएसए बहुत बड़ी, उसमें बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, तो वो अक्सर इसको मुख्तलिफ मतलब जगहों पर इसको ट्रिप पे ले जाते, फिशिंग करवाते, हंटिंग करवाते। तो ये इन सारी कॉम्पेन्स की वजह से ये बड़ा बड़ा लर्नड और कर्जियस मैन बनता है, और ये अपने प्रोटैगनिस्ट के अंदर भी एक कर्ज जो है वो लाता है। लेकिन ironically आई वुड से दैट ही वॉज टॉट ऑल दीज थिंग बट ही कमिटेड सुसाइड। आप हैरान होंगे, इट्स अ आयरनी, ही कमिटेड सुसाइड। ये पहले तो एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ में इन्वॉल्व होता है, यानी उसमें मुब्तला हो जाता है, इसे एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ होती है। उसके बाद ये क्या करता है, ये खुद ही अपने आप को शूट कर लेता है। इसकी लाइफ मतलब इस तरह की फिर गुजरी है। ये बड़ा इंड्योरेंस इसके अंदर, और इसके नावल जो हैं रिफ्लेक्ट करते हैं कर्ज को, हौसले को, बहादुरी को, बोल्डनेस को, कॉन्स्टेंट इंड्योरेंस को और ब्रेवरी को। क्यों रिफ्लेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें उसे टीच की गई थी। वो फिशिंग पे जाता, वो हंटिंग पे जाता, वो ट्रिप पे जाता, वो टूर पे जाता, वो विज़िट करता चीज़ों को, और उसके फादर जो हैं इस तरह की कॉम्पेन्स में इसे इन्वॉल्व रखते। उसके हीरो भी जो हैं वो बड़े कर्जियस होते हैं, जैसे रॉबर्ट जॉर्डन हो या हेनरी फ्रेडरिक हो, या इसके अलावा सिंटियागो हो, या जैक बर्नेस हो, जो उनसे भी हीरो हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे इनको। उसके बाद इसकी मदर का नाम था ग्रेस हाल। हेमिंगवे की मदर का नाम था ग्रेस हाल, और फादर का नाम था एडमंड, डॉक्टर क्लैरेंस एडमंड हेमिंगवे। डॉक्टर क्लैरेंस एडमंड, डॉक्टर क्लैरेंस एडमंड हेमिंगवे, ठीक है। डॉक्टर यानी ग्रेस हाल जो है उसकी मदर है, और फादर का नाम है डॉक्टर क्लेरेंस हेमिंगवे। ओक पार्स एलिनिस, एलिनिस जो इलाका है, इलिनिस इलाका जो है ओक पार्क में ये रहता था, ठीक है। वहाँ पे इसका घर है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हेमिंगवेज, ये इसका हाउस है। वहाँ पे हेमिंगवे ने जो पब्लिक स्कूल जो है उसको अटेंड किया, और वहाँ पे उसने अर्ली अपनी पोइट्री वगैरह जो है पब्लिश की थी। अर्ली पोएम्स जो हैं इसने अपने स्कूल से ही स्टार्ट की थी, यानी ये लिटरेरी पर्सन कहाँ से बना, अपने स्कूल में। और फिर लेटर इसने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया कुछ वर्क, और फिर इसने 1917 में इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ये इसकी, जब ये नौजवान था, जब इसने ग्रेजुएशन की है कंप्लीट, उस वक्त की पिक्चर है। उसके बाद 6 मंथ इसने एज अ रिपोर्टर काम किया है, एज अ रिपोर्टर भी काम किया है। और इसने वर्ल्ड वार 1 में एम्बुलेंस ड्राइवर जो है वॉलंटियर वर्क किया है, एम्बुलेंस ड्राइवर। अब अमेरिका के अंदर ना ये नेशनलिज्म बहुत टीच की जाती है, वो बड़े नेशनलिस्ट हैं। तो ये क्या करता है, यानी वर्ल्ड वार 1 में बतौर एम्बुलेंस ड्राइवर जो है इसने शमूलियत अख्तियार की एज अ वॉलंटियर्स। चूँकि आपको पता होगा कि जब ये इटली के अंदर इसका प्रोटैगनिस्ट जाता है लड़ने के लिए, तो वो इटली की तरफ से लड़ रहा है, किसके साथ, जर्मनी के साथ। तो आप देखें कि जर्मनी जो है, ऑस्ट्रिया हंगरी जो है, ऑस्ट्रिया हंगेरियन जो कंट्री हैं वो किसके साथ लड़ रहा, ऑस्ट्रिया और इटली जो है इसकी फोर्सेस किसके साथ लड़ रही थी, जर्मनी के साथ। मतलब जर्मनी और ऑस्ट्रिया, जर्मनी किसके साथ लड़ रही थी, इटली के साथ। तो ये इटली की तरफ से जर्मनी की तरफ से जर्मनी के साथ लड़ रहा होता है। मतलब ये जो फ्रेडरिक हेनरी है वो किसके साथ लड़ रहा है, वो अमेरिकन था, और वो लड़ किसके साथ रहा था, जर्मनी के साथ। तो वो साथ दे रहा था इटली का, यानी एज ए अलायंस वो शो किया गया है कि जैसे अमेरिकन जो है वो सपोर्टर थे किसके, इटालियन फोर्सेस के। इसका एक
अमेरिकन नर्स है, उसके साथ अफेयर रहा है, उसका नाम है एजनेस वॉन कोरोस्काई, CUKURO खोरोस्काई। ठीक है, ये नाम इनके इस तरह के होते हैं। एजनेस सिंपली लिख लें। एजनेस जो एक यानी नर्स थी, उसके साथ इसका अफेयर रहा है। तो वही अफेयर जो है उसी की रिफ्लेक्शन जो है इसने फॉर होम द बेल टॉल के अंदर भी आपको दिखाई है। मतलब ये इसने आपको किसके अफेयर विल टू आर्म जो है उसने उसको डेडिकेट किया है। ज़रा ये लिख लें कि किस नर्स से ये जो एजनेस नर्स थी, इसके साथ जो अफेयर था इसने दिखाया है आ फेयरवेल टू आर्म्स, जंगों को खुदा हाफिज। ये 1929 में लिखा है। जंगों को खुदा हाफिज बेसिकली इसने इसमें रिफ्लेक्शन दी है उस नर्स की जिसके साथ इसका अपना अफेयर था। बड़ी खूबसूरत थी, तो उसकी ब्यूटी को इसने फिर उसके अंदर शो किया है। वो इसको छोड़कर चली गई थी, मतलब ये उससे मोहब्बत करता था लेकिन उसने किसी और के पीछे इसको छोड़ दिया था। तो अब मतलब वो नर्स तो इसे छोड़कर चली गई थी, उसने इससे कैसा बेवफाई की थी, लेकिन ये उसके अंदर थोड़ा सा मोल्ड करके स्टोरी को कि वो उसको आप देखें ज़रा। फेयरवेल टू आर्म के अंदर आप उसके फियांसी की डेथ हो चुकी है, वो परेशान है, टेंस है, तो वो अपने यानी लॉनलीनेस के टाइम को स्पेंड करना चाहती है। तो वो जो फ्रेडरिक हेनरी जो है वो उसको एज अ टूल यूज़ करती है और उसको अपनी लस्ट बुझाने के लिए यूज़ कर रही है। तो बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि औरत के अच्छा नहीं दिखाया गया इसमें। इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, अगर आप देखना चाहें तो 1932 में एक मूवी भी इसके ऊपर बनी है, आप देख सकते हैं, अ फेयरवेल टू आर्म। ठीक है, वो इसी के नावल की बेस पे बनी है। आप वो मूवी देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। और इसके बाद ये इंडिविजुअल रिमार्केबल शॉर्ट स्टोरी लिखता था। इसकी फर्स्ट बुक जो है वो मैंने आपको बता दिया है, शॉर्ट स्टोरी की 1923 में आई थी। और उसके बाद इसका एक वर्क है मच मैन विदाउट वेमेन, मैन विदाउट वेमेन। आपने देख लिया होगा, ज़्यादा ये रोमांस रखता है अपने नावल के अंदर, बैकग्राउंड में वार रखता है, लव रखता है। ठीक है, और बड़े सेक्सुअल से सीन जो है वो डालता है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करे। उस वक्त के लोगों की डिमांड ये थी। तो हमेशा जो राइटर होता है वो क्या देता है, रिफ्लेक्शन देता है लाइफ की। उसके बाद डेथ इन अमेरिका 90, इसके बाद डेथ इन द आफ्टरनून इसने एक लिखा है, डेथ इन द आफ्टरनून, ये 1932 में लिखा है। उसके बाद